हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपका आज के नई वीडियो में स्वागत है। और आपको जैसे पता चल गया होगा लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, फटाफट से जाओ और देख के आ जाओ, है ना। हम निकल रहे हैं एक बहुत ही बड़ी लॉन्ग राइड पे। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंटरनेशनल राइड है। काफ़ी टाइम से मैं सोचा था ऐसी राइड के लिए। ये लगा लो कि जब मैं राइडिंग इंडस्ट्री में आया ही था तो मैंने फर्स्ट जो अपनी राइड की थी वो लद्दाख की थी। भाई काफ़ी लोगों का सपना होता है लद्दाख, बट तुम्हारे भाई ने पहली ही राइड लद्दाख की है। एंड फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। तो आज हो गए मुझे 3 साल राइड करते करते। और ये लगा लो कि जो मेरा प्लान था ना, ये उस राइड के कुछ ही महीनों में बन चुका था। कि भाई काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने देखा कि वो जा रहे हैं, है ना। मतलब इंटरनेशनली हो गए एक तरीके से, भले वो हमारा ही पार्ट है, बट ठीक है। हम निकल रहे हैं नेपाल के लिए। पूरा नेपाल कवर करेंगे जो कर सकते हैं। देखो, लोअर मंथांग एंड संदकपू, इलम वगैरह सारा हम एक्सप्लोर करते हुए दिल्ली आएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किधर से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, कुछ लोग नए होंगे, जैसे मेरा भी सपना था कि नेपाल रोड ट्रिप मैं करूं। तो कुछ लोगों ने भी सोचा होगा, उनका रूट मैप नहीं बन पा रहा होगा। तो भाई टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है तुम्हारे लिए। मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता हूँ कि जो किसी ने नहीं किया हो वो हम करेंगे। नेपाल का कोई भी मतलब बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं है रूट मैप्स का। तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेते। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और फिर तुम्हारे भाई ने पर्चा बना रखा है, मैं दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो आप यहीं से चले जाओगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। जो फर्स्ट डे होगा वो दिल्ली से निकल के हम लखनऊ पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट 530 किलोमीटर की राइड है, नॉन स्टॉप। भाई मज़ा आ जाएगा क्योंकि बहुत ही प्यारा एक्सप्रेस वे है ना, सबको ही पता है लखनऊ एक्सप्रेस वे। मैं कह रहा हूँ अगर गर्मी में कर रहे हो, मतलब इधर से अगर गर्मी में निकलते हो, भाई बहुत ही वैसा फील होगा कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ आज ही। आप पहुँच जाओगे आराम से 8 से 9 घंटे, मैक्सिमम 9 घंटे में आप लखनऊ पहुँच जाओगे। रुकोगे तो वही आपका 12 घंटे हो सकता है, क्योंकि गर्मी के लिए बता रहा हूँ मैं। जिस महीने में मैंने किया है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको नाइट राइड ज़्यादा अच्छी लगती है या डे राइड। क्योंकि अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड डे पे। ये दिन आपके लिए थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हो कि फन राइड हो सकती है, या बहुत ही सीनिक व्यू, मतलब हाँ, बहुत ही सीनिक व्यू के अंदर से निकल रहे होगे, क्योंकि आपके चारों तरफ सिर्फ खेत होंगे और बीच में से रोड जा रही होगी। क्या ही मजा आ रहा होगा, है ना। गाँव को क्रॉस करते हुए, छोटे बच्चों के रिएक्शंस लेते हुए आप पहुंच जाओगे सीधे सिद्धार्थ नगर। और दो ऑप्शन है, आप सिद्धार्थ नगर वाली साइड से जा सकते हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप सिद्धार्थ नगर वाली साइड से जा सकते हो या लुम्बिनी वाली साइड से जा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन एक और आता है जो कि आपको मिलता है लखनऊ से सीधे नेपालगंज होते हुए, है ना। तो मैंने नेपालगंज थोड़ा सा स्किप किया क्योंकि काफ़ी अंदर जाके फिर हमें आना सिद्धार्थ नगर ही है, इसीलिए हमने वो स्किप करके लुम्बिनी और सिद्धार्थ नगर वाला ऑप्शन रखा है, जो कि 330 किलोमीटर होगा। सेम वही 7.5 घंटे की राइड है। तो आपका वही 10 घंटे मान लो, अगर आप रुकते रुकाते भी जाते हो, ग्रुप में हो तो, है ना। बट कोशिश करना कि राइड अच्छे से अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करो और आराम से 5-6 बजे तक आप होटल में चेक इन कर लो, जिससे आपको परेशानी ना हो, नाइट में राइड ना करनी हो। भाई देखो, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो घूमने के हिसाब से, तो वो चीज़ आप कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो, है ना। क्योंकि आप अगर वही 12-1 बजे तक स्टार्ट करोगे तो रात को 9-10 पहुँचोगे, क्या एक्सप्लोर करोगे, क्या ही देखोगे, क्या ही दिखा पाओगे। अगर आप यूट्यूबर हो या आपने छोटा मोटा चैनल स्टार्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं अपने डे 3 पे। भाई मैं चीटिंग नहीं कर रहा, है लिखा हुआ है, आपको भी दिखाऊंगा, है ना। हम आ जाते हैं अपने डे 3 पे, जहाँ से हम निकलेंगे सिद्धार्थ नगर से पोखरा। भाई सिद्धार्थ नगर आप या तो जो आपका पेपर वर्क है वो सिद्धार्थ नगर में पहुँचते ही करा लो,
बट आप जिस दिन पहुंचोगे वो भी आपका डे काउंट हो जाएगा। उससे सही आप वहाँ पे स्टे करो, एंड सेकंड डे जो आपका थर्ड डे होगा मेरे हिसाब से, तो सेकंड डे आप अपना अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना जो पेपर वर्क है, जो वहाँ का कंसार होता है, आरटीओ होता है, वो सारी चीज़ें दे दा के, मतलब मेरे हिसाब से देखो 10 दिन का आप 10 दिन का आपका अप्रॉक्स पड़ेगा वो 4000 नेपाली, है ना। तो इंडिया हो गया लगभग 2500-2600 रुपये के आसपास। तो ये काम आप करा सकते हो। एंड पोखरा पहुंच के वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है पोखरा की। एंड आप वहाँ पे मार्केट है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, लेक है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। सिद्धार्थ नगर से पोखरा जाओगे तो वो आपका होगा सिर्फ 180 किलोमीटर्स, जो कि आपको कवर करना है सिर्फ 6 घंटे में। थोड़ी सी रोड खराब है, बट मेरी तरफ से मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप बहुत ही प्यार से जाओ, और अच्छा सीनिक व्यू है वहाँ, आराम से स्लो एंड स्टडी राइड करो और मज़े करो। मतलब जो कि नेपाल का कल्चर है ना, उसको एंजॉय करते हुए जाओ, है ना। एंड जो आपका डे 4th आता है उसमें आप निकलोगे पोखरा से मुक्तिनाथ या लो मुंथांग, मतलब उसको लोअर मुस्लैंग भी कहते हैं एंड मुक्तिनाथ भी कहते हैं। तो मुक्तिनाथ आपको पता ही है, टेम्पल है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। मैं वही है कि वर्ड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बट हाँ, मुक्तिनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको बहुत ही प्यारा व्यू मिलेगा पूरे लगभग जॉनसन एंड वहाँ के छोटे मोटे जो गांव हैं वहाँ का। और जो मंदिर है भाई, वहाँ दर्शन करने के बाद जो फील होता है, पीस और सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। तो आप आराम से पोखरा पहुँच से निकल के मुक्तिनाथ पहुँचो। वहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते हो मुक्तिनाथ में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि रेट हाई कर रखे हैं होटल्स वालों ने और स्टे वालों ने। उससे सही आप थोड़ा नीचे आओ, गांव आएगा, जोमसन आएगा, एंड एक गांव और आता है, वही 5-6 किलोमीटर के आसपास गांव हैं, तो वहाँ आप पहुँच सकते हो, वहाँ जाके स्टे कर सकते हो। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, जो पोखरा से मुक्तिनाथ वाला रोड है बहुत ही ख़राब है। मतलब आपका 180 किलोमीटर 7 घंटे ले रहा है, तो आप समझ जाओ कि कितना ख़राब होगा। तो इसीलिए आप जाओ, या तो जोमसन में स्टे करो, या तो फिर मुक्तिनाथ दर्शन करके फिर जोमसन में स्टे करो। ये आपके ऊपर है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको क्या करना है। मैं आपको रूट बता रहा हूँ, है ना। बाकी अपने हिसाब से इसमें क्या आप चेंजेस कर सकते हो, आप पे दिन कितने हैं। हमारे पास तो भाई प्रॉपर 15 दिन थे, तो हमने आराम से और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है ना। अब हम आ जाते हैं अपने डे 5 पे, जब आप मुक्तिनाथ से दोबारा पोखरा हो गए। अब मैं पोखरा क्यों दोबारा बुला रहा हूँ आपको, भाई पोखरा है ही ऐसी जगह कि पूरे नेपाल में ना सिर्फ आपको पोखरा से प्यार होगा। हमें भी प्यार हो रखा है पोखरा से। अब वो कुछ मेरे फ्रेंड्स ही समझ सकते हैं कि कैसा प्यार है, बट हाँ समझ जाओ कि बहुत ही प्यारी जगह है। तो एक्सप्लोर करने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अभी तो कल घूम के गया हूँ यहाँ से, है ना। अब एक इसमें ये इंक्लूड कर सकते हो आप कि आपने काफ़ी अभी राइड कर ली है, लगभग 1000-1200 किलोमीटर आपने बाइक चला लिया, आपने कोई रेस्ट नहीं किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप मुक्तिनाथ से नीचे उतरोगे पोखरा के लिए, तो पोखरा में आप स्टे लो, प्रॉपर अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करो। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपके लिए फ़ायदेमंद है घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि आपने कहीं नहीं देखा, वो आपको कल्चर वहाँ दिखेगा, है ना। अब हम निकलेंगे पोखरा से मनांग के लिए। क्या करो, अब थोड़ा सा दुख दुख हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप बैक स्टेज बाइकर के पेज पे आए हो। तो हम ऐसी ही जगह पे एक्सप्लोर करते हैं, वो भी अपनी BMW 310 RR से। लोग ऑफ रोडिंग बाइक ले जाने में परेशान हो जाते हैं, तुम्हारे भाई ने 310 RR से कर दी, है ना। तो अब हम निकल रहे हैं मनांग के लिए, जो कि अपनी राइड है 180 किलोमीटर। अब देखना 180 किलोमीटर भाई 9 घंटे में। अब हम रुकते रुकाते जाएंगे तो 12 से 13 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि रोड खराब है, बीच में लैंडस्लाइड होती है, फिर वो सही होगा तो आपको आगे जाने देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पोखरा से मनांग वो वन गो में किया था, तो आप अपने हिसाब से देख लेना।
बट तो जब आप मनांग पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको लेक है और एक तो पूरे नेपाल का टॉप है वो, है ना। छोटा सा गांव है, वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेक देख सकते हो। ट्रैक करते हैं काफ़ी लोग, तो ट्रैक तो हम बाइकर्स के लिए है नहीं, मतलब बाइक राइड के लिए तो नहीं है। तो आप वो मनांग होके आपका मन करे वहाँ स्टे करो, अदरवाइज वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके किसी भी एक गांव में स्टे कर सकते हो भाई। जो रास्ता है ना, बहुत ही प्यारा रास्ता है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन है, क्योंकि बारिश हो गई तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि मैं मनांग क्यों आया। बारिश नहीं हुई भाई, थम्स अप है, मनांग के लिए थम्स अप है ना। ऐसी जगह आपने नहीं देखी होगी, और वो नेपाल में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और जो रास्ता है बहुत ही मज़ेदार है ना। अब हम आ जाते हैं अपने डे 7 पे, जब हम निकलेंगे मनांग से गोरखा के लिए। समझ जाओ यार, नेपाल में तो गोरखा ऐसी चीज़ें सुनने में मतलब आदत डाल लो, है ना। तो गोरखा पहुंचेंगे, गोरखा में आपको मोनेस्ट्री है एंड एक मंदिर है, वो मेरे को पता नहीं है मंदिर का नाम, क्योंकि हम गए नहीं है। मैंने ये रूट बनाया उस हिसाब से कि जो आप घूम सकते हो, हमने स्किप किया है, बट आप मत करना स्किप, बहुत ही अच्छी जगह है ना। तो जब हम गोरखा पहुंचेंगे 80 किलोमीटर 7 घंटे में पहुंच जाएंगे, है ना। उसके बाद हम निकलेंगे अब अपने डे 8, मतलब डे 8, गोरखा से काठमांडू। भाई ये रोड बहुत ही खराब है मतलब काठमांडू पहुंचने के लिए नेपाल वालों को काफी काम करना पड़ेगा, अच्छी रोड करनी पड़ेगी वो। बट दिक्कत जब स्टार्ट होगी, जब आगे से ट्रक आ रहा होगा, आप ट्रक के बीच में फंसे होगे और वो काला काला धुआं जो आपके पूरे हेलमेट के अंदर जाएगा, तब आपको लगेगा कि भाई ये राइड नहीं है, ये हेल चल रहा है, अभी मैं हेल में राइड कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए तो भाई आप अपने समझ से ही राइड करना, क्योंकि आप अब पहुंच जाओगे काठमांडू 150 किलोमीटर 6 घंटे। रोड बहुत ख़राब है। हम गोरखा पहुंच चुके थे आधे रास्ते में, अब हम काठमांडू पहुंच रहे हैं 150 किलोमीटर, वो भी 6 घंटे में, है ना। अब देखो भाई, यहाँ से ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका डे 8। अगर आपने पोखरा में स्टे किया है तो आपका हो गया डे 9। अब आप डे 8 पे आ चुके हो, आपको काठमांडू घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काठमांडू में दो, एक तो है पशुपतिनाथ मंदिर एंड एक टॉप है जो उनका सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं, और वहाँ टॉप पे भाई मंदिर है, बहुत ही सीनिक व्यू आता है, पूरा काठमांडू दिखता है वहाँ से, और जो सनसेट होता है भाई दिल छू जाएगा आपका, है ना। तो मेरी तरफ से मच रिकमेंड है कि आप वो दो जगह एक्सप्लोर करो और कोशिश करो कि काठमांडू में एक स्टे लो, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डे 11। अब हम आ जाते हैं डे 12 पे। ये हमने थोड़ा सा चेंज किया था, हम काठमांडू से सीधे दिल्ली के लिए भी निकल सकते थे, बट नहीं, हमारे पास हैं दो ऑप्शन। अब वो जो लास्ट ऑप्शन है वो आपको बोनस है, तो लास्ट तक बने रहोगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो बोनस कैसा है और क्या उसमें आपको, कहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो और क्या रूट रहेगा, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने डे 11 पे, क्योंकि आपने काठमांडू में स्टे कर लिया, एक्स्ट्रा पोखरा में स्टे कर लिया, अदरवाइज अगर आपने ये नहीं किया होता तो आप पहुंचते अपने 8वें दिन पे, है ना, जो कि अब आज का होता है 9वां, बट आपके हिसाब से वो होगा 11वां दिन। हम यहाँ से निकलेंगे जनकपुर के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जनकपुर में है अपना सीता माता का घर, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। जब इतनी दूर जा रहे हैं तो हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके आएंगे, है ना। और जो भाई ये रूट होगा बहुत ही मस्त, पूरे नेपाल का ये ऐसा रूट है जिसमें आपको बाइक चलाने में मजा आएगा, लीन करने में मजा आएगा, और क्रूज करने में तो भाई मजा ही आ जाएगा, क्योंकि वो रोड है बहुत ही अच्छी। पूरे नेपाल में एक इकलौती ऐसी रोड मेरे को लगी जो फुल टर्मैक और बहुत ही अच्छी कंडीशन में बनी हुई है ना, वेल मेंटेन जिसको कहते हैं। तो
उस हिसाब की रोड है। अब यहाँ 330 किलोमीटर है जो कि पहुंचोगे 9 घंटे में। देख रहे हो, जहाँ 150 किलोमीटर 6 घंटे लग रहे थे, वहाँ 330 किलोमीटर 9 घंटे में पहुंच रहे हो। तो भाई समझ जाओ कि कैसी रोड होगी, और वहाँ एक्सप्लोर करके निकल जाना आगे, है ना। मतलब क्रॉस ही कर लेना बॉर्डर। मेरे हिसाब से जब जनकपुर पहुंच जाओगे तो नेपाल खत्म ही होने वाला होता है। अब यहाँ से आप डे जो आपका होगा 12वां, वो आप समस्तीपुर पहुंच के, सॉरी, सीतामढ़ी पहुंच के आप पहुंच जाओगे अयोध्या। मतलब आप 11वें दिन पे सीतामढ़ी पहुंच गए थे। एंड यहाँ से अब आप निकलोगे अयोध्या के लिए, जो कि होगा 390 किलोमीटर, 8 घंटे की राइड होगी। बहुत ही अच्छा हाईवे है, बिंदास खींचते हुए अच्छी स्पीड में आप पहुंच सकते हो अयोध्या। वहाँ स्टे करो, आप राम मंदिर घूमना है राम मंदिर घूमो, लोकल घूमना है लोकल घूम के अगले दिन के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि आपको निकलना है दिल्ली के लिए, है ना। अब हम आ जाएंगे अपने डे 30। आप पहुंच जाओगे दिल्ली सेफ एंड साउंड, 690 किलोमीटर, 10 से 11 घंटे की राइड बिंदास। आपका यहाँ पे हो जाता है नेपाल रोड ट्रिप खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने बोनस पे, जो कि भाई देखो ये था जिनके लिए, जिन्होंने खत्म कर देना था यहाँ पे अपने नेपाल राइड। इजी, बहुत ही अच्छा रूट, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3-4 दिन ऑफ रोडिंग और सुकून भरी राइड, बिना बिना बाइक को हार्म करे, बिना अपने आप को हार्म करे आप पहुंच सकते हो दिल्ली, है ना। हो गया। अब आते हैं अपने सेम डे पे, जो कि हमारा होगा डे 11। क्योंकि आपने काठमांडू में स्टे किया, नहीं किया होता तो डे 9 होता, आपने स्टे किया है तो डे 11 का। अब हम निकलेंगे डे 11 पे उदयपुर। डे 11 हम पहुंचेंगे उदयपुर, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई नेपाल में कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है ना। डे 11 हम पहुंच जाएंगे उदयपुर, 280 किलोमीटर, 8 घंटे की राइड। एंड अभी हम यहाँ से निकलते हैं इलम के लिए। डे 12 आप लोगों ने सुना ही होगा इलम के बारे में, कितना अच्छा और सीनिक व्यू है भाई। जो वहाँ की ब्यूटी है, ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो बिगनर्स हैं वो अपना वहीं से निकल जाएं घर, जो थोड़ा और एडवांस थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिस्क में डालना चाहते हैं, तो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम उदयपुर से निकलेंगे इलम के लिए। 210 किलोमीटर की राइड है, जो कि आपकी खत्म हो जाएगी 7 से 8 घंटे में, और बिंदास आप इलम पहुँचोगे। थोड़ा एक्सप्लोर करो, रात को सो, क्योंकि नेक्स्ट डे आपकी भाई लगने वाली है, बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है। आप निकलोगे इलम से संदकपू, और सेम डे ही आपको वापसी इलम आना पड़ेगा, जो कि आपकी टोटल राइड है 130 किलोमीटर, 8 घंटे लगेंगे। बट अगर आपकी बाइक सही रहेगी तब, बाइक में कोई प्रॉब्लम हुई तो वहीं ब्रेक डाउन, वहीं से आपको कुछ ना कुछ टोइंग मैन या कुछ भी करना पड़ेगा वापसी नीचे उतरने के लिए। मैकेनिक कुछ नहीं मिलेगा, इंसान कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस रूट पे। 130 किलोमीटर सिर्फ आप होगे या आपका ग्रुप होगा, या अगर आप सोलो निकल रहे हो तो सिर्फ आप होगे और कोई भी नहीं होगा वहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो एडवेंचर करना चाहते हैं और अपने आप को रिस्क में डालना चाहते हैं। सिंगल रोड, अगल बगल कुछ नहीं, वहाँ पे यू टर्न लेनी है बाइक भी तो भी बहुत रिस्क है, तो ये चीज़ समझ के जाना। इलम से संदकपुर, संदकपुर से दोबारा इलम। अब आप ये इंडिया वाली साइड से भी कर सकते हो, बट आपके जेब में होने चाहिए 20,000 रुपये चलान के लिए, ठीक है। फिर भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप नेपाल वाली साइड से जा सकते हो इजी। अब हम आ जाते हैं अपने डे 14 पे, जो कि हम निकलेंगे इलम से मुजफ्फरपुर के लिए। अब देखो भाई, डे 14 आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा इलम एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऑफरोडिंग कर लिया, हेक्टिक हो गया सब कुछ, सीन खराब हो चुका है, आप थोड़ा हबड़ तबड़ में हो। बट ये उनके लिए जिनके पास ऑफिस वाले हैं, जिन पे दिन कम पड़ रहे हैं, जो भी है। तो डे 14 डबल ऑप्शन, या तो स्टे या तो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना। 360 किलोमीटर की राइड, 10 घंटे आपको लगेंगे राइड पे, तो बिंदास आप पहुंच सकते हो मुजफ्फरपुर।
अब आते हैं अपने डे 14 और डे 15, मतलब जिन्होंने स्टे किया था उनके लिए डे 15, जिन्होंने स्टे नहीं किया डे 14। मुजफ्फरपुर से अयोध्या 390 किलोमीटर, 8 घंटे की राइड, अच्छा हाईवे, बिंदास। आप इंडिया में राइड कर रहे हो, खुलेआम मज़े में राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी रोड है, बहुत ही मज़ा आएगा राइड करने में। बस हाँ, कुछ तत्व से बच के, गाय भैंस और जो इधर उधर की पब्लिक है उनसे बच के आप बिंदास राइड करो और आ जाओ। अब हम आ जाते हैं अपने डे 16 पे, जब आप अयोध्या से आओगे दिल्ली। बिंदास वही सेम हाईवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा ताज एक्सप्रेसवे से, यही दो हाईवे हैं जो आप बिंदास खींचते हुए अपनी बाइक को लेके आ सकते हो। 690 किलोमीटर की राइड होगी, 10 घंटे लगेंगे आपको, आराम से आ सकते हो, है ना। तो भाई कुछ लोगों के लिए ये हो गया है 16 दिन, कुछ लोगों के लिए हो गया है ये 15 दिन, और कुछ लोगों के लिए हो गया ये 13 दिन, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए 10 दिन भी हो सकता है, जो 2 दिन उन्होंने पोखरा और काठमांडू में स्टे नहीं किया होगा तो वो 10 दिन। तो अपने हिसाब से इस राइड को प्लान करो। मैंने आपको पूरा रूट समझाया है कि आप कहाँ से किधर निकल सकते हो और कौन सा रूट आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से भाई इससे बेस्ट रूट नहीं हो सकता पूरे नेपाल का। इसमें अपर मुस्टैंग इंक्लूड नहीं है, अपर मुस्टैंग के अलग चार्जेस होते हैं, उनका थोड़ा अलग सीन है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने खुद नहीं किया, तो मैं कैसे आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप मेरे को डीएम करो, मैं ये आपको अपने आप खुद भेज दूंगा। तो बिंदास आप राइड करना। एंड उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये समझाया और जो आपको बताया ये आपको अच्छा लगा होगा और रूट मैप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, डू वन कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए